सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं और आज लेकर उपस्थित हूं हमेशा की तरह रविवार ये सहज चर्चा का ये अंक। इस अंक में आज हमने सादर आमंत्रित किया है फगवाड़ा से श्री सोमराज जी, जो स्टेट अवार्डी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और होम नर्सिंग और फर्स्ट एड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं और व्याख्याता रहे हैं। इन्होंने व्याख्याता होते हुए अन्य बहुत सारे कार्य किए हैं। उन सब बातों का हमारी दिनचर्या में, जीवनचर्या में बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं मान्यवर श्री सोमराज, स्टेट अवार्डी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं और ताकि हमारी जो है सहज चर्चा का ये अंक शुरू किया जा सके, मैं इनविटेशन भेज देता हूं। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इनविटेशन मैंने भेज दिया है। महेंद्र सारस्वत फूल जी उपस्थित हो गए हैं। हमारे वरिष्ठ भ्राता ओम पारिक, पत्रकार रावत सर, वो भी जुड़ गए हैं। बजरंग सिंह जी बिलाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी हमारे बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप बुद्धराम जी हैं, महेंद्र जी हैं और बजरंग बिलाली जी, ओम पारिक जी, जयपाल बरोड़ जी, सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम पारिक जी सह चर्चा का स्वागत करते हैं और आशीर्वाद भेज रहे हैं मेरे को। छोटा सा भाई हूं ना उनका। जयपाल बरोड़ राम राम बोल रहे हैं। आप सभी लोग जुड़िए। तब तक सोमराज जी फगवाड़ा हमारे साथ जुड़ते हैं। देखना शुरू कर चुके हैं सोमराज जी फगवाड़ा और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही उनकी सूचना आएगी मैं उनको लाइन पे ले लूंगा और हमारी फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। विनोद खोट जी राम राम कह रहे हैं। ज्ञानचंद सोनी जी नमस्कार बोल रहे हैं। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जब आप काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र कौर जी सत श्री अकाल लिख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी थोड़े दिन पहले ही प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुकी हैं और आपके साथ भी हमने सहज चर्चा में आपको भी आमंत्रित किया था। बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी थी बच्चियों को और हमारे श्रोताओं को। जयपाल बरोड़ कह रहे हैं जी, हाँ जी, आप भी सोमराज जी का स्वागत कर रहे हैं। फरसा राम अनकिया भी आ गए हैं। तो सभी लोग आप जुड़िए जब तक सोमराज जी हमारे साथ जुड़ते हैं, ताकि कार्यक्रम को आगे गति दी जा सके। दिखाई तो दे रहे हैं ऊपर। जुड़े आप। सोमराज जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। इनविटेशन स्वीकार कीजिए हमारा। बहुत दर्शक उपस्थित हो गए हैं आपको सुनने के लिए। धर्मपाल अठवाल जी धनियासर से जुड़ गए हैं, राम राम बोल रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत और हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आगे ज्ञानचंद सोनी, वाह 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 वाह, ज्ञानचंद सोनी जी आपने तो सबका दिल जीत लिया। लिख रहे हैं कि मैच को छोड़ करके मैं आपका सहज चर्चा का ये अंक देख रहा हूं। वेलकम ज्ञान जी। और जयपाल बरोड़ भी वेलकम कर रहे हैं। हम भी सभी दर्शकों का, श्रोताओं का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं।
और जल्दी ही सोमराज जी हमारे साथ जुड़े और हमारी चर्चा आगे बढ़े। जैसे ही सूचना आएगी, इनविटेशन मैंने भेज दिया है, जोड़ लूंगा और हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सूरज पेंटर जी कह रहे हैं कि राम राम गुरु जी, मैं अभी घर पर पहुंचा हूं, पहुंचते ही फेसबुक कॉल और आपके दर्शन हो गए। और आपके हमें भी तो हो गए ना, नाम तो देखने को मिल ही गया ना। तो ये आपकी दीवानगी है, आपका प्यार है जो बरसों से मैंने कमाया है और आपने जी भर करके दिया है। जयपाल बरोड़ कहते हैं कि आपके प्रोग्राम का सर मैं वेट करता रहता हूं। अच्छा जी, रोज? ओहो, देखो जी, ऐसा है, रोज तो नहीं हो पाता, हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है कार्यक्रम। गुरुवार को आप 8 बजे अटपटे सवाल आपके जो भेजे हुए होते हैं उनके जवाब दिया करता हूं। और रविवार ये सहज चर्चा में किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, जिनका कर्तृत्व बहुत अच्छा होता है, अनुकरणीय होता है, हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही अमूल्य होता है, जीवन देकर के उन्होंने इन सब चीजों को हमारे लिए तैयार किया। ओम पारिक जी आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। फरसाराम अनकिया जी फिर से नमस्कार कर रहे हैं। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोमराज जी, आप जुड़िए। वैसे ऊपर तो आपका थोड़ा सा नजर तो आया है मेरे को, लेकिन अभी जुड़े नहीं है। कह रहे हैं जयपाल बरोड़, हाँ जी सर, मतलब जब भी आप लाइव होते हो। अच्छा जी, ठीक है। बहुत ही उच्च कोटि के काष्ठ मूर्तिकार त्रिलोक मांडन मूर्तिकार जी उपस्थित हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवपत हुड्डा भी आ गए हैं, ये भी राम राम बोल रहे हैं। और त्रिलोक मांडन मूर्तिकार जो बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, काष्ठ की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, और उसमें इनका कोई जवाब नहीं है, प्रणाम लिख रहे हैं। ब्रिजलाल कुकणा नमस्ते। महावीर गोस्वामी नमस्ते बोलते हैं। ब्रिजलाल कुकणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी हमारे दर्शक जो हैं वो जुड़े हमारे साथ, ताकि हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी सोमराज जी का अब आ गया है संदेश, मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करते ही थोड़ी देर में हमारी सहज चर्चा का प्रारंभ हो जाएगा। रॉयल जगदीश भी देखना शुरू कर चुके हैं, आप भी वरिष्ठ अध्यापक हैं और जी ज्वाइनिंग हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार मान्यवर सोमराज जी फगवाड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, आप सबका और हम सब की तरफ से हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे को बहुत ही प्रसन्नता आपका भी हार्दिक अभिनंदन है जी। बिल्कुल जी, और नमन है, क्योंकि आप गुरु के पद पर हैं और उन कार्यों को करते हुए भी आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, जो हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए अनुकरणीय है। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि किस प्रकार से आप इस रास्ते पर चले, कैसे मोटिवेशन आपको मिला, क्या क्या आपको पुरस्कार मिले, क्यों मिले, स्टेट अवार्डी भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं आप में जितने मैं पूछ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या है कि सहज चर्चा का जो ये अंक मैं प्रसारित करता हूँ, लाइव टेलीकास्ट करता हूँ, इसमें मैं बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वक्ता स्वयं अपने बारे में जानकारी बेहतर दे सकता है। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देव सिसोदिया जी आपको राम राम कह रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं। और नमस्ते जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है, फोटो भी ठीक आ रही है। और मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि
मान्यवर जी बड़े सत्कार योग हैं और बड़े सत्कार के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आपको कि आप अपने श्रीमुख से अपने बारे में भी कुछ बताएं और जो आपके अनमोल क्रियाकलाप रहे हैं शुरू से लेकर के अब तक जारी है, रुकने वाले थोड़े ही होते हैं, उनकी सारी अपने दिल की बात बताएं सबके सामने, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, जो अब सुन रही है, देख रही है आपको, वो आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें। वैसे तो गुरु का काम होता ही है आदि से तक शिक्षा देना। तो मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ, ज्ञानचंद सोनी जी भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, बलवीर गोदारा जी भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं आपको सुनने के लिए, और नानू घारू जी भी राम राम कह रहे हैं आपको। बहुत सारे लोगों ने आपको राम राम कही है, नमस्ते कही है, सत श्री अकाल कही है और आपका स्वागत किया है। नारायण सिंह करड़गवाल, इन्होंने लिखा है कि महानुभवों को, विद्वानों को प्रणाम किया है। ओम प्रकाश जी भी कह रहे थे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सोमनाथ जी आपको निवेदन करता हूं कि अपने श्रीमुख से ही सारी बात आप बताएं, क्योंकि इस पोस्ट तक आदमी जब पहुंच जाता है तो बहुत सारे इंटरव्यू न जाने कितने कितने लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये एक इंटरव्यू का कार्यक्रम नहीं है। इंटरव्यू के अंदर नपे तुले सवाल होते हैं, नपे तुले जवाब होते हैं, 10-15 मिनट में बात खत्म हो जाती है। जिसने इतना कुछ किया होता है वो अपने बहुत सारी मन की बातें जो है वो मन में ही रख कर बैठ जाता है, बता नहीं पाता। इस मंच पे आप दिल खोल करके अपनी बात कह सकते हैं। सुभाष योगी जी भी आपका स्वागत करते हैं। तो मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ अपने श्रीमुख से अपना वक्तव्य, अपने दिल की बात हमारे सबके सामने श्रोताओं दर्शकों में रखें। दुनिया भर में आपको देख रहे हैं, पता नहीं कौन कब कहाँ से आपकी किस शिक्षा से कहाँ पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वागत है आपका। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम। मैं पंजाब के जो जिला है जलंधर, और जलंधर से निकला है शहीद बाग से नगर, जिसको नवा शहर कहते थे। वहाँ श्रीमान सरदारा राम और माता श्रीमती गुरदीप कौर के गृह में मेरा 10 अक्टूबर 1962 को जन्म हुआ। और हमारे जो माता पिता थे वो अपने रोजगार के लिए मोगा के पास एक गांव है गल कला, वहां चले गए और वहां से मैंने पहली कक्षा में दाखला लिया। और पहली कक्षा के बाद पूर्ण करने के बाद फिर हम वापस बंगा के पास हमारा गांव है मजारी, वहां प्राइमरी स्कूल में मैंने दाखला लिया। प्राइमरी के पश्चात हिंदू हाई स्कूल बंगा में 10वीं पास की और सिख नेशनल कॉलेज बंगा में, चरण कमल बंगा में मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1979 व 81 के सेशन में मैंने जेबीटी का जो 2 वर्ष का ट्रेनिंग होता है वो मैंने पास किया। और जालंधर में पंजाब में सबसे बड़ा मेला लगता है बाबा सोडल, वहाँ देवी सहाय SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोडल जो जलंधर में मैंने 12 अप्रैल 1982 को वहाँ पढ़ाने का काम शुरू किया। और पढ़ाते समय जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, जिस पर मैंने इतनी उन्नति की, मैंने 39 वर्ष 6 मास और 20 दिन की जो सम्माननीय उल्लेखनीय जो कार्यत किया अध्यापन का, उसमें मैं बताते हुए आपको बहुत ही मान सम्मान महसूस करता हूं कि इतनी लंबी सर्विस के दौरान मैंने कोई भी मेडिकल छुट्टी
नहीं ली। इसका अर्थ है कि प्रभु की मेरे पास कृपा रही, परंतु इसके लिए मैं स्वयं भी योगदान डाला है कि मैंने कभी किसी काम से मन नहीं कतराया, मैंने हिचकिचाहट नहीं महसूस की और मैंने खुशी से काम किया। जैसे मर्दमशुमारी का काम, मतदाता सूची जो सर्वेक्षण होते हैं, उसकी जब ड्यूटी लगती थी, मैंने अपना और अपने जीवन साथी, अपनी धर्म पत्नी का और उसके पश्चात अन्य अध्यापकों का भी कार्य किया। मुझे में परमात्मा ने क्षमता दी कि मैं एक नहीं 4 व्यक्तियों का, 6 व्यक्तियों का एक साथ ही काम कर सकता हूं। इतना मुझे महाराज ने क्षमता बख्श की। उसके बाद एक ही लक्ष्य है जिस पर सफलता मिलती है, उसको बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। यदि हम अंग्रेजी के अक्षर ABCD Z तक लिखे और A के नीचे 1 लिखे, 2 के नीचे B के नीचे 2 लिखे, C के नीचे 3, D के नीचे 4 और Z के नीचे 26 आएगा। जब हम डिसिप्लिन लिखते हैं DISCIPLINE, डिसिप्लिन जब लिखते हैं, इसकी कीमत भरते हैं, इसका मूल्य लिखते हैं, D का 4, I का 9, S का 19। जब लिखते हैं, इन जो मूल्य है इनका जब जोड़ करते हैं, योगफल करते हैं, वह 100 आता है। परीक्षा 100 नंबर की होती है। कोई भी विद्यार्थी यदि एक भी प्रश्न हल नहीं करता, परंतु उसकी इच्छा यही रहती है कि मेरे 100 का 100 नंबर आए। बिल्कुल। तो वहां से मैंने एक जो नियम निकाला कि जिंदगी में, जीवन में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए 100% डिसिप्लिन का पालन करना आवश्यक है, जरूरी है, नहीं तो जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल, आपने मेरे मन की ही सारी बातें करके रख दी और इन्हीं जो बातों पे आप चले हैं उनके ऊपर मैं भी चला हूँ और आज तक सफल ही हूँ। धन्यवाद, आगे बढ़ें। शायद मैंने आपकी नकल की है। तो घर में बहुत गरीबी थी, बहुत कठिन जीवन गुजारा। 26 मील दूर हम अपने नानका गांव में जालंधर से साइकिल चलाकर जाते थे कि रात का खाना मिल जाएगा, सुबह का खाना खाकर स्कूल में जाएंगे। उस समय जालंधर के बस स्टैंड के पास एक होटल था, वह 2 रुपए का पराठा खाते थे और हम दोपहर को खाना खाते थे और दूसरे दिन भी वहां ही खाते थे जिस दिन नानका नहीं जाते थे। तो आजकल मैं 8 परोठे खा लेता हूं, परंतु उस समय वो ही एक ही मिलता था 2 रुपए का। तो इतना कठिन जीवन। जब मैं पढ़ाने गया, हमारे पड़ोस का लड़का था, उसकी पैंट और उसकी शर्ट लेकर मैंने अपने पिताजी का जो चादरा धोती बोलते हैं, लुंगी बोलते हैं, वो लगाकर साइकिल पर मैं बंगा से 44 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर सुबह से उठकर मैं अपने स्कूल में गया। स्कूल के बाहर मैंने लुंगी उतारी, पैंट व शर्ट डाली और स्कूल में प्रवेश किया और उसके पश्चात वही रूप में मैंने छुट्टी के बाद अपने गांव को गया। तो इतना कठिन जीवन है। उसका अर्थ ही, तात्पर्य यही है कि जितना सोना कुठाली में जाएगा उतना ही उसमें से अशुद्धता दूर होगी और वह शुद्ध बनेगा और वह उसका मूल्य अधिक होगा। तो मैंने डिसिप्लिन अपने में किया और बच्चों में किया। बच्चे सुबह जब आते थे स्कूल में, मैं बहुत ही कम लेट हुआ हूँ, बच्चे आते खुश होकर मिलते,
मैं उनको सभी को अपने गले में लगा लेता। हमारा बाईं ओर जो छाती के नीचे वाला मेरा साइड था कमीज का, वो उनको दिल में लगाकर जब उसका सिर आता था, उसका जो तेल है वो मेरी कमीज में लग जाता था। मैं रोज शर्ट धोता था, परंतु उनको गले लगाना छोड़ा नहीं। और बच्चे जो 39 वर्ष 6 महीने पड़े हैं, उनका आधे बच्चों का मैं चाचा लगता हूँ, कुछ का ताया लगा हूँ, कुछ का दादा लगा हूँ, और कुछ मुझे मामा भी कहकर बुलाते हैं। इतना बच्चों के साथ मेरा प्यार रहा है। और कोई भी इतने समय में कोई भी शिकायत नहीं आई। मैंने बच्चों को वजीफा जो है, स्कॉलरशिप, वो बांटा। 722 बच्चे हमारे स्कूल में, 3000 बच्चा पढ़ता था, और 722 बच्चे जो थे वो अनुसूचित जातियों के थे। मैं खुद स्वयं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूं, और मैंने स्वयं वजीफे से पढ़ाई की है, और मैं उनको अपनी ईमानदारी से वजीफा दिया और उनको बोला इसको पढ़ाई पारी लगाना। माँ बाप को मैं बहुत ही डांटता था कि इनके बच्चों का जो वजीफा है वो आपने नहीं खाना, इनको सामग्री लेकर देनी है, इसकी कमीज, इसका पैंट नया सिलाए, ताकि बच्चे के मन में कोई भी इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है वो ना आए। तो उसके पश्चात बच्चों का होमवर्क रोज चेक करता था। जो नहीं करते थे, रिवार्ड व पनिशमेंट वो भी हम चला देते थे, परंतु बच्चे डांट खाकर भी उसके माँ बाप यदि कोई बुला लाए, कहते इसको और मारो, ये काम नहीं करता। तो बहुत हमें प्यार मिला, माँ बाप का सहयोग मिला, और रिजल्ट जो था वो 100% रहता था और दिया। इसी के कारण मैंने समाज का कार्य किया। पढ़ाई के दौरान मैंने अन्य अध्यापकों के साथ अपना कंपटीशन रखा। जो हमारा एमएससी का केमिस्ट्री का अध्यापक है, उसको इतनी केमिस्ट्री आती है, मुझे क्यों नहीं आती, जो फिजिक्स आती है, मुझे क्यों नहीं आती। तो मैं भले ही जेबीटी था, परंतु मैंने उनसे मुकाबला किया, अपना जो कंपटीशन जारी रखा, और मैंने भी उनके समान जो है योग्यता प्राप्त की। भले ही मेरे पास डिग्री नहीं, और मैं उनसे बहुत आगे जा चुका था। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, एक बार 8वीं के परीक्षा में प्रश्न आया, डरना क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। तो हाँ, डरना क्या होता है, उसके क्या लाभ होते हैं। तो सभी मेरे पास आए, कहते डरने के कोई लाभ भी होते हैं। अच्छा। हाँ, डरने के कोई लाभ होते हैं। मैंने कहा क्या? कहते डरते तो व्यक्ति का जो पेशाब है निकल जाता है, इससे लाभ क्या होते हैं। मैं क्या, जो आप डरना सोचते हैं वो नहीं है। ये डरना जो फसल होती है जब पकने के पास आती है, उसमें एक जो 2 डंडे होते हैं, उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर जो तौड़ी होती है, हांडी, वो उल्टी लगा दी जाती है। जो डंगर है उसको लगता है कि ये बंदा है, इंसान है। वह डरता हुआ जो जानवर है वो खेत में नहीं जाता, वो डराता है जानवर को, इसीलिए उसको डरना बोलते हैं। तो डरने का जो पुतला था, मैं क्या, उसको बोलते हैं। तो मैं उनसे भी आगे चला गया। और जब मेरी इंस्पेक्शन हुई, मैंने एक स्कूल में गया, फर्स्ट एड होम नर्सिंग का मैं लेक्चरर हूं। एक स्कूल में गया लेक्चर देने के लिए। वहां के प्रिंसिपल जो है वो सेवा मुक्त जिला शिक्षा अफसर कपूरथला सेकेंडरी रिटायर हुए। वो तब प्रिंसिपल थे पडोरी निजरा आदमपुर के पास। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अपनी जो सेवाएं हैं वो सरकार को दी। मैंने उनकी बात मान ली। तो मैंने सभी अपने जो कागज पत्र थे उनको एक चद्दर में बांधकर
40 किलो का 40 किलो की जो गठड़ी थी वो मैंने डीओ दफ्तर में फेंक दी। मैंने कहा ये स्टेट वार्ड के लिए मैंने अपने जो प्रमाण पत्र है वो दिए हैं, सबूत दिए हैं। वो डीओ साहब कहते, पुत्र आप ऐसे नहीं, इन सभी की एक पुस्तक बनाए, एक की 3-3 प्रतियां बनाए, ट्रिप्लिकेट बनेगा। इनकी एक पुस्तक, इनकी 3-3 फोटोस्टेट करे और इसकी पुस्तक बनाकर हमारे पास लाए। तो फिर मैंने रातों रात उनका फोटोस्टेट कराया, उनको बांधा, मैंने वहां पेश कर दिया। तो हमारा केस चला गया। डीपीआई साहब जब आए तो उन्होंने हमें पूछा कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है। मैं क्या लिखा है जी? कहते बताएं। मैंने उनको जो खोला था उसमें एक मेरा लेख था, आए बटन दबाने चले, वोट पर था। तो मैंने वो जब उठाया, मैंने बताया, मैं कहा सर ये लिखे वोट, VOTE, वोट, V फॉर वैल्यू, O फॉर ऑफ, T फॉर टोटल, E फॉर एजुकेशन, वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन। मनुष्य की सगल जो शिक्षा है उसका सारांश, उसका मत का अर्थ है मन व तन 5 वर्ष के लिए किसी को दान में देना, मतदान। यदि इसके बदले में हम, मत के बदले में हम कोई 10 किलो आटे की थैली, कोई 40 रुपए का शराब, कोई भूखी जो हमने नशा ले लिया, या कोई हम बीबियों को साड़ी दे देते हैं, ठंडे दे देते हैं, वो जो है वो मतदान नहीं होता, वह महापाप होता है। तो वो खुश हो गए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर उन्होंने मुझे अन्य प्रश्न किए, श्री गुरु ग्रंथ साहब में के बारे में मुझे पूछा। मैंने कहा कि इनके 1430 अंग हैं, अंग पन्ने को बोलते हैं जी, अंग हैं 1430, और इसका 2 बार संकलन हुआ है। एक बार गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, जो भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी जो पहले ग्रंथी है, आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का श्री दरबार साहब में जो प्रथम प्रकाश दिवस था वो आज के दिन ही मनाया जा रहा है। मैं भी आपको और सभी श्रोतागण को इस गुरुपुर पर बधाई देता हूं। तो जो दूसरी बार हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तलवंडी साबो दमदमा साहब विखे दूसरी बार संपादित किया। उसमें गुरु तेग बहादुर महाराज जी जो 9वें पातशाह, जिसको हम गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर बोलते हैं, जिन्होंने 11 नवंबर 1675 में चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, उनकी जो बानी थी भोग के 57 श्लोक और जय जयवंती राग जो 31वां राग है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। वह बानी जो बाबा दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी जो थे, उन्होंने वो जो ग्रंथ है वो लिखने का काम किया। तो उसके बारे में जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया, वे गुरु गोविंद सिंह महाराज के कितने नाम हैं? जो परीक्षा लेने आते हैं वो कहते हैं जो सरदार है उसको हिंदू पद्धति के प्रश्न पूछेंगे, जो मुन्ना है उसको सिख पद्धति के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने फेल करना होता है। तो हाँ, उनकी एक ही धारणा होती है, भी इनको हम बोलने नहीं देना। तो मैंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को अमर के दाते, गुरु गोविंद सिंह महाराज को कलगीधर दशमेश पिता, उनको सर्वांश दानी,
हम्म, खालसा पंथ के रचनहार, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा और बताए। मैं कहा जी उनको संत सिपाही भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा आप पास हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपका टीएलएम ग्रांट जो मिलती है उसका सामान जो बनाया वो भी दिखाएं। मैंने उनको दिखाया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, यदि आप हमें आज्ञा दे तो साथ ले जाएं, अन्य अध्यापकों को भी दिखाएंगे भी टीएलएम ऐसे बनता है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन बनाता है। मैं कहा जी मैं व मेरी धर्म पत्नी बनाते हैं। उन्होंने फिर प्रश्न किया धर्म पत्नी क्या करती है। मैं कहा जी वह भी अध्यापक है। फिर कहते वो ड्रा करते हैं, आप रंग भरते। मैं कहा नहीं जी, बनाता भी मैं ही हूँ, रंग भी मैं ही भरता हूँ। कहते फिर वह क्या करते। मैं कहा जी जो धर्म पत्नी होती है उनके हाथ में हमेशा स्टिक रहती है, छड़ी रहती है, छोटी रहती है। तो मैं कहा जी जो चार्ट के नीचे जो स्टिक लगी है वो लगाते हैं। तो कहते बहुत अच्छा जी, कहते आप आपका आईक्यू बहुत है। परंतु वेरी फिर उन्होंने कहा आपकी हमने लिखाई देखनी है। जी। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर गया। ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा आज पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्कूल का, हमारे स्कूल का निरीक्षण किया और उन्होंने संतोष व्यक्त किया। वाह, बधाई हो। तो जो व्यक्ति उनके पास असिस्टेंट था वो कहता जगतार से हैं इस व्यक्ति का आईक्यू कितना है। हम जब किसी भी अध्यापक को कहते हैं कि आपकी लिखाई देखनी है तो वो कहते हैं दिवाली हिंदुओं व सिखों का साझा त्योहार है, वो यही लिखते हैं, दिवाली पर ही लिखते हैं। परंतु ऐसा हमने पहली बार देखा है। तो उन्होंने हमारे रजिस्टर पर साइन किए, वो खुश हुए, हमने उनको सेवा टहल की। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं। मैं कहा मैं बैठना नहीं हूं, मैं आपके पास परीक्षा में आया हूं, और मैं खड़े होकर ही परीक्षा दूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे एक और प्रश्न किया। कहते आप बताएं कि आपका तनख्वाह कितना है, वेतन कितना है। तो मैंने जेब से एटीएम निकाला। मैंने कहा जी मुझे माया से बहुत लगाव नहीं है, परंतु गुजारे के लिए माया अवश्य चाहिए। जितनी माया चाहती है मैं एटीएम डालता हूं, उस पर टाइप कर देता हूं, माया बाहर आ जाती है। शेष कितनी है या स्कूल वाले कितने डालते हैं मुझे मालूम नहीं है। कहते नहीं नहीं, कहते इतने हजार इतने। मैं कहा जी ये नहीं मालूम। कहते हम कहते हैं हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्कूल की जो कमेटी है वो तो नहीं काटती। मैं कहा जी जब पंजाब सरकार के पास हमें पैसे देने के लिए नहीं होते तो हमारे स्कूल की जो प्रबंधक कमेटी है वह हमें 2 महीने का वेतन अपने पास से दे देती। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ तो हमारा प्रिंसिपल जो था उसका 1 फुट सिर ऊपर को चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। पहले डरते थे वे हमसे कोई प्रश्न ना पूछ ले है। फिर जब ऐसे किया वो बहुत खुश हुए। परंतु जाते समय जब बाहर कार में सवार होने लगे मैंने खिड़खट जो उनकी कार का दरवाजा था वह खटखटाया शीशा। जब उन्होंने कहा बताएं। मैंने कहा जी आपसे बात करनी। वो कहते हम 2 घंटे आपके पास रहे तब कर लेनी। मैं कहा नहीं जी ये स्कूल से बाहर करनी थी। कहते बताएं। हाँ, मैंने कहा आज मेरे सतगुरु ने आपका रूप धारण करके मेरी परीक्षा ली है। आपके अंदर आकर
मेरी परीक्षा ली है और मैंने दरवाजा जो है वो बंद कर दिया कार का। तो जिस व्यक्ति को हमने भेजा हुआ था संदेश कि हमने अप्लाई किया है, उन्होंने जब पूछा कि हमारे अध्यापक ने क्या जवाब दिया, वो कहते 3 दिन हो गए हैं, हम धर्म संकट में पड़े हुए हैं। जो उन्होंने अंतिम शब्द बोले थे, उनसे जो हमारी अंतरात्मा है उसको चैन नहीं आ रही। भी इतना अध्यापक काबिल होकर फिर भी वह अपने गुरु पर टेक रखता है। उन्होंने हमें गुरु के रूप में देखा है और कहते हमने उनका नाम दोनों लिस्ट में डाल दिया है, भले ही हमारी लिस्ट सरकार मंजूर कर ले या अपनी से जो लिस्ट है उसको मंजूर कर ले। हमने दोनों लिस्टों में जो नाम है उनका डाल दिया। उसको कहे अपना जो पजामा है व कुर्ता है उसको धोकर रखे, प्रेस ना करे, आपको ही अवार्ड मिलेगा। तो इसके पीछे अवार्ड वैसे बातों से नहीं मिलता। मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, गीता का, रामायण का, बाइबल का और आजकल मैं कुरान शरीफ का मुताले कर रहा हूं। मैंने गहरा अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ जो हमारे स्कूल में जब त्योहार आते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, गुरुपुरब श्री गुरु नानक देव जी, गुरुपुरब गुरु रविदास महाराज जी, गुरुपुरब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, शहीदी पुरब गुरु अर्जन देव महाराज जी, शहीदी पुरब गुरु तेग बहादुर महाराज जी और अन्य जब भगत सिंह का शहीदी दिवस, सरदार उधम सिंह का शहीदी दिवस 31 जुलाई, जब ऐसे अवसर आते थे और मैं स्पेशल 1 घंटा प्रेयर में स्पेशल बोलता था। इन त्योहारों पर, ईद पर बोलता था, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मैं बोलता था और सभी कहते थे कि सोमराज चलता फिरता विश्वकोश है, इससे जब मर्जी फोन करके बात कर ले, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, वह सभी श्रोतागणों से मैं उसका संयुक्त करता हूं, उनसे सांझ डालता हूं कि कुछ प्राणी है दुनिया में जिनको रात को दिखाई नहीं देता। बहुत से प्राणी हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता, परंतु जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उसको ना दिने दिखाई देता है ना रात को दिखाई देता। बहुत बढ़िया। इसलिए जो ज्ञानवान है उसका जो बल्ब है, दिमाग की बत्ती है, वह 24 घंटे चलती है। वह कभी फ्यूज नहीं होता, कभी डैम नहीं होता। वह कहाँ भी चले जाए, कहीं भी जाए, वह हमेशा प्रकाश में ही होता है। गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, मृग मीन परिंग पतंग कूंचर एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामै ताकि के तकाश, माधो विद्या हित कीन बबेक दीप मलीन। भाई जब अज्ञानता होती है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो जब व्यक्ति अंधेरे में होता है वह पहले गड्ढे में गिर जाता है। जब उसका ज्ञान होगा तो वह गड्ढे से दूर से गुजरेगा, वह अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। कौन कहता है चलते चलते मंजिल मिल जाती है? कौन कहता है चलते चलते मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में उठाया हुआ एक ही कदम मनुष्य को मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए दिशा प्रकाश में होनी चाहिए और दशा स्वयं प्रकाशमान हो जाएगी। वाह,
बहुत बढ़िया। तो जब हमने कुछ अध्यापन में मैच्योर हुए तो उन्होंने स्कूल में हमारे एक लेटर आया, उसमें लिखा था कि एक अध्यापक को भेजे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बच्चे बच्चे चंचल होते हैं, वह शरारतें करते हैं, चोटें लगा देते हैं, अध्यापक उनको संभाल नहीं पाते, तो एक अध्यापक को भेजे जो हमारा ट्रेनिंग करे। वो था फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, प्राथमिक सहायता का ट्रेनिंग था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ भी बातें करता है, इसको वहां भेज दो। तो हमारा 7 दिन का ट्रेनिंग था, हमने ट्रेनिंग की। 4 मास के बाद फिर हमें ट्रेनिंग पर बुलाया और फिर हमें शिमला भेज दिया, तारा देवी शिमला, जिसमें जी अभी अगर दर्शकों को मेरी आवाज पहुंच रही है तो थोड़ी रुकावट दिखाई दे रही है, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई होगी। कनेक्शन फेल्ड की सूचना मिली है। तो मैं सोमराज जी से फिर से निवेदन करूंगा कि आप जुड़िए, जैसे पहले जुड़े थे। मैं आपको फिर से ऐड कर लूंगा और तब तक कुछ नाम मैं बोल दूं आप लोगों के जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। देवेंद्र देव जी दिख रहे हैं, लाल सिंह जी नजर आ रहे हैं, जयपाल बरोड़ जी, राजकुमार खीचड़ जी और पूर्ण आर्य, लालचंद चेपा, इंद्राज, ओम पारिक जी। वोट के लिए जोरदार बात कही है, मतदान नहीं महापाप सुविधा शुल्क, बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश निमीवाल, विनोद चौधरी और सत्य प्रकाश निमीवाल, महेंद्र कुमार त्रिखा, प्रेम जी मंडा, सुभाष चंद्र सोढ़ा, अशोक वर्मा डाल, ज्ञान चंद सोनी। मन लगाकर काम करने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं गुरु जी का। सिलामू मुकल सर से देख रहे हैं, महेंद्र कुमार त्रिखा और त्रिलोक मंडल मूर्तिकार जी, दोनों विभूतियों को नमस्ते कह रहे हैं। सुभाष योगी जी भी हैं, नानू घारू भी हैं, लेखराम ढाका भी हैं, उग्र सेन भी हैं, राय सिंह लूथिया भी हैं, विजय मूड भी हैं और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मेहमान जुड़े नहीं। अच्छा, ये आगे आ गया रॉयल जगदीश जी। तो सोमराज जी को मैंने दोबारा जोड़ दिया है, अभी जुड़ जाएंगे थोड़ी ही देर में। जी दोबारा फिर से स्वागत है आपका, बीच में थोड़ी मेहमान आ गया है। अच्छा जी, हाँ जी, अपनी बात जारी रखें। तो हम शिमला में, तारा देवी शिमला में गए, वहां फर्स्ट एड का ट्रेनिंग था, 10 दिन हम रहे। उस वहां क्या हुआ, वो उन्होंने हमें 2 परोठा दिया, मैं इधर 8 खाने वाला था। उन्होंने 2 परोठा दिया और प्लेट लेकर जब दूसरी बार गया, वो कहते 2 ही मिलने हैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता था, प्लेट में घी लगा हुआ था, इसका अर्थ है परोठा पहले इसमें डल चुका है। तो मैंने जिंदगी में पहली बार उस समय सच बोला कि परोठा मिल गया। तो उन्होंने कहा 2 ही मिलने, मैं अपनी वहां चला गया जहां बिस्तर था, वहां गया तो वो कहते जलंधर का कहाँ चला गया अध्यापक, वो आया नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, मरने के नहीं लिए आया। मेरी जो खुराक है, खाना है, वो पूरा दो। तो उन्होंने फिर कहा कि अब ओपन होगा खाना, मेज पर लगेगा, जितना जिसको चाहिए वो अपना डालकर खा ले, किसी को जो सीमित है
वह खाना नहीं देगा। तो सभी ने कहा जो जलंधर वाले आए हैं उन्होंने सभी का कट काट दिया, समस्या हल कर। जी 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 जी। तो हमें कहा भाई आप जाएं, जब शिमला घूमने जाएं। शिमला हमारे लिए पहला पहला स्वयं का अवसर था। जाखू मंदिर में गए और वहां जो बंदर था वो मेरे सिर पर चढ़ गया। अब मैं कैसे करूं? तो दूसरे वाले ने अपने हाथ में से जो छोले थे, चने थे, वो मुझे दिए, कहते ये खा नीचे। मैं नीचे फेंके और वह नीचे चला गया। उन्होंने गुरु जी, बताया। आपने, हाँ जी, हाँ मैं वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। बंदर के भी आपने, बंदर वाली जो थी बात आपने बताई है, उसकी भी मेरी नकल की थी आपने। ये उड़ीसा में ट्रेनिंग में तो गया था, हाँ, तो वहां जो हाँ, मंदिर थी वहां गया मैं देख दर्शन करने के लिए। तो जैसे हाँ जी। ही गेट को हाथ लगाया तो बंदर मेरे सिर के ऊपर बैठ गया। उसकी फोटो खींच ली मेरे दूसरे दोस्त ने। वो है मेरे पास अभी, मैं कभी कभी लगाता हूँ। जी हाँ, उन्होंने उन्होंने जो मेरे साथी थे, उन्होंने कहा इससे आप सिद्धांत निकाले क्या होता है, बंदर के बारे में सिद्धांत निकाले। फिर मैंने सिद्धांत निकाला कि दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा जज बंदर होता है। वह व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, जज कर लेता है कि ये मुझसे डरता है या प्यार करता नहीं है। डरता है। हम्म, हाँ, वो जज कर लेता है। तो फिर वह सिर के ऊपर चढ़ता है कि इससे कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। जी 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 जी। हाँ, तो ऐसे हमने 3-4 बार तारा देवी शिमला गए, फिर हमने रायवाला गए, हरिद्वार के पास, हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्र में गए, और चंडीगढ़ में 2 बार कैंप लगाए हमने। 7 बार मैंने जो बच्चों के एक बार बच्चों का भी कैंप लगाया, ब्रिगेड कैंप बोलते हैं जी। तो बच्चों के साथ मुझे एक ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ ही मैं सोता था, उनको आंखों से दूर नहीं करता था कि बच्चे चंचल है, कहीं इधर उधर घूमने गए, कोई जानवर इन पर हमला ना कर दे। तो उसकी बहुत ही सभी अध्यापकों से मैं निवेदन करता हूं, और जो हमें सुन रहे हैं सभी श्रोतागण को मैं विनम्र बेनती करता हूं कि जब भी बच्चों को साथ लेकर जाएं, उन पर कड़ी नजर रखें और उनको अपनी आंखों से वो जो ओझल है वहां नहीं होने दे, नहीं तो आप समस्या में गिर जाएंगे। जी जी जी। ऐसी ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो होती रहती है। अभी अभी कुछ ही समय हुआ है कि बनूड़ जो पंजाब का इलाका है, वहां से 11 बच्चे जो थे बाबा बालकनाथ मंदिर में गए, और उसके पास जो झील थी, वहां गोविंद सागर झील, वहां डूब गए। 7 जो विद्यार्थी वह डूब गए। तो इसका यही कारण है कि उन पर कोई आंख रखने वाला नहीं था, उनकी निगरानी नहीं की, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो इससे तो हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी बच्चों को साथ लेकर जाएं, उनको जो गहरी सुरक्षा है उसमें रखें। जी और स्कूल में मैंने एक बात सीखी है कि जो अभिभावक है उनके साथ सीधा रास्ता, आपका रास्ता कायम होना चाहिए। उनके टेलीफोन नंबर आपके पास होने चाहिए। बच्चों को अध्यापक के से कोई शिकायत होती है, वह अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप सुबह आकर, इससे पहले कि प्रिंसिपल के पास जाए, वह अध्यापक से सीधा ही संवाद कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करता है। तो हमें उनको, क्योंकि बच्चे झूठ बोलते हैं, घर जाकर झूठ बोलते हैं, तो इसलिए जो अभिभावक है उनको सच्चाई मालूम हो। जब वह फोन करते हैं, हम सच्चाई बताते हैं, तो वह बहुत सी समस्याएं जो है स्वयं दूर हो जाती हैं। उनके साथ राबता कायम करके, जो शरारती बच्चे हैं, बहुत लेट आते हैं, उनका मालूम हो जाता है कि ये लेट क्यों आते हैं।
ये मालूम हो जाता है। हमारे पास जो राजस्थान के जूते बनाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए, या जो बनारस के पास, बनारस से इर्द गिर्द जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनके बच्चे जो है हमारे पास आते थे। उनके पास ना चारपाई है, ना उनके पास कोई बिस्तर है, वहां ही जूते बनाते हैं, वहां ही वह जो कपड़े हैं उन पर स्टोन लगाते हैं, वहां ही बच्चे सो जाते हैं। और बच्चों से वे काम कराते हैं। बच्चे फिर रात को थक जाते हैं, सुबह उठते नहीं है। तो हमें उनको यही बोला कि भले ही 1 घंटा बच्चे लेट आए, बच्चों को स्कूल में अवश्य भेजें। तो जी। कभी भी किसी अध्यापक को बच्चों के लेट आने के लिए सजा नहीं देनी चाहिए। यदि सजा देनी है, उससे पहले उनके माँ बाप से बुलाकर उनका कारण जो है लेट आने का अवश्य पूछ लेना चाहिए, जी। तो समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैंने समाज में बहुत बड़ा काम किया है। जैसे आजकल प्रदूषण का जोर है, आज से 20 साल पहले हमने कोई 40-50 गांव में 2-2 हजार जो बूटे हैं, पेड़ हैं, वो सड़कों पर लगाए और उनको कहा कि इसकी रक्षा भी करना। होता क्या है, बूटे लगा देते हैं, लगाते समय फोटो खींच लेते हैं, दूसरे दिन को उसको पूछता नहीं है, तो बूटे सूख जाते हैं। या जो गुज्जर भाईचारा है, वो अपने पशु लेकर जाते, मवेशी लेकर जाते। जब मवेशी जाते हैं, मवेशी तो मुंह मारेगा ही इर्द गिर्द, वो पौधों को खा लेते हैं, इसलिए पौधे बहुत से नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए उसकी रक्षा करनी जरूरी है। और पेड़ लगाने के लिए भी 3-4 जो नियम है उसको जहन में रखना चाहिए। जैसे पेड़ लगाते समय एक ही प्रकार के पेड़ ना लगाएं। जी। कुछ पेड़ छाया के लिए लगाए, कुछ पेड़ फलों के लिए लगाएं, कुछ पेड़ फूलों के लिए लगाएं, और कुछ पेड़ औषधि के लिए लगाएं। तो पेड़ों की विभिन्नता है। जैसे नीम है, वह औषधि है, जी। जी। औषधि है, नीम अधिक लगानी चाहिए। जो पीपल है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको लगाना चाहिए। बरगद जो है 18 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको लगाना चाहिए। नीम 14 घंटे ऑक्सीजन देती है, उसको लगाना चाहिए। जो हमारे धरती का जो भूजल है उसको चूसते हैं, उसको कम करते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा, उसका कारण ये है कि हमने सफेदा लगा दिया। जो सफेदा है वो पानी को अधिक खींचता है, तो पानी वहां कम होगा जहां सफेदा लगाया जाता है। जो सफेदे है, जहां सेम पड़ती है, जहां से अधिक पानी होता है, वहां सफेदा लगाना चाहिए। जो शुष्क स्थान है वहां पेड़ जो सफेदा है वह नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब पेड़ लगाते हैं, हमें जो कृषि महाविद्यालय हैं उनसे, या जो हमारे वन अफसर हैं उनसे, फॉरेस्ट अफसर हैं उनसे बात अवश्य करनी चाहिए, उनके विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। तो मैंने कितने हजार पेड़ लगाए और देखता भी रहा हूं, पेड़ फल दे रहे हैं। वो पेड़ है वो हमारे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और स्कूल का प्रांगण जो है और बाहर का जो इर्द गिर्द है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे स्कूल के सामने नगर निगम जालंधर में उन्होंने हमारे जो डंप था वो लगा रखा था। बच्चे आते थे, बीमार होते थे, उनको दुर्गंध आती थी। जब बरसात होती उस समय तो बैठना भारी हो जाता था। तो जो जब आंधी चलती थी तब जो सभी लिफाफे हैं वो स्कूल में आ जाते थे। हमने नगर निगम के कमिश्नर को बोला, मेरे दोस्त एक्सियन साहब श्री रमेश जी, उनको बोला, और उन्होंने दूसरे दिन ही डंप को जो है उठवा दिया।
लाइट नहीं आती थी, कारपोरेशन से फोन किया, वो टैंकर आ जाता था, स्कूल में खड़ा कर देते थे। और जो पखाने हैं बच्चों के, बच्चे बाहर ही पेशाब कर देते हैं, बाहर ही लैट्रिन कर देते हैं, उसका एक एक घंटे के बाद मैंने निरीक्षण किया और जो सफाई सेवक थे उनको कहा इसकी सफाई करें, क्योंकि यहाँ 40 या 50 बच्चे हो वहां तो दूसरे दिन भी सर सकता है, यहाँ 1000 बच्चा हो वहां सफाई जो है 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद अवश्य जो है उसका निरीक्षण करना चाहिए। सफाई जो है वो खुदा का दूसरा रूप है। तो परिश्रम जो है, परिश्रम को हमेशा जारी रखना चाहिए। एक अध्यापक सोते समय भी स्कूल में रहना चाहिए, स्कूल में रहते समय तो स्कूल में ही रहना चाहिए। जो अध्यापक है वह 24 घंटे बच्चों के लिए है और बच्चों में ही रहना चाहिए। जब हमें ड्यूटीज भेजते हैं कि आपने मतदाता जो सूची है उसका संशोधन करना है, 15 दिन हमें बच्चों के से दूर रहते हैं। भले ही हम देश के लिए काम करते हैं, परंतु जो हमारा बेसिक कार्य है वो छूट जाता है। तो मेरी सरकार से, सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि जो कनाडा है वहां जो ट्रैक्टर है वो सड़क पर नहीं आता। कहते जे खेत में काम करने वाली मशीन है, फार्म में ही रहेगी। आप पूछेंगे कि यदि वह खराब हो जाए, उसमें कोई त्रुटि आ जाए, नुक्स पड़ जाए तो फिर क्या होता है? वह फोन करते हैं, मिस्त्री आता है, फार्म में ठीक करके जाता है। वो कहते हैं जो खेत में कार्य करने वाली मशीनरी है, इसको खेत में ही रहना चाहिए। इसीलिए अध्यापक जो है वो स्कूल में ही काम करने के लिए व्यक्ति है, उसको स्कूल में ही रहना चाहिए। उसको मर्दमशुमारी, उससे मतदाता सूची और अन्य जो कार्य, निरीक्षण के कार्य होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। उनको जो मंत्री के स्वागत के लिए बुलाए जाते हैं वहां बच्चे व अध्यापकों को नहीं ले जाना चाहिए। बच्चे अध्यापक के पास ही रहते हैं, या वह अध्यापक नहीं रहता तो जैसे बिल्ली नहीं रहेगी तो चूहे नचेंगे, ऐसे ही जब अध्यापक नहीं रहता तो बच्चे फिर शोर मचाएंगे। जो उनका बेसिक कार्य है, जो उनका आरंभ कार्य है, जो उनका जो प्राथमिक कार्य है शिक्षा, उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए अध्यापक को स्कूल में ही रहने देना चाहिए। तो मैंने सोसाइटी दिल्ली से भी है, आपका जुड़ाव हुआ? हाँ, मैंने रेड क्रॉस, जो सेंट जॉन एम्बुलेंस है, वो रेड क्रॉस की एक सिस्टर इंस्टीट्यूट है, मैं उसका लेक्चरर हूँ। और लेक्चरर होने के नाते मैंने जालंधर के कम से कम 1 लाख छात्रों को प्राथमिक उपचार की, जो प्राथमिक सहायता है उसकी मैंने ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी। जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको भी मैंने, जो पंजाब इंडस्ट्रियल सेफ्टी काउंसिल है, पंजाब औद्योगिक जो सुरक्षा परिषद है, उनका मैंने जो उनके जब लगते हैं सिखलाई केंद्र, जो कैंप लगते हैं, वो मुझे रिसोर्स पर्सन के पर ले जाते हैं। मैंने फैक्ट्री वर्कर्स को और ड्राइवर व कंडक्टर को और अध्यापकों को मैंने शिक्षा दी, प्राथमिक सहायता की। और जो नैनी वाले बच्चे हैं, जो बाहर बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, नैनी केयर जो है, उनको भी मैंने कम से कम 50,000 जो छात्र हैं वो मुझसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेकर जा चुका हूँ। मैं पंजाब सरकार की, जो मुझे मास का 50,000 रुपया यदि मुझे मिलता था, 60,000 रुपया मिलता था, मैं एक मास में 70,000 रुपया जो रेड क्रॉस है उसको कमा कर देता था। मुझे कहते थे कि आप फ्री में सर्विस कर रहे हैं। तो जो
जो बच्चे हैं उनको बहुत लाभ हुआ। मैं एकमात्र ही लेक्चरर हूं, इसलिए लुधियाना, जो अमृतसर, जो जालंधर में तीनों डिपो हैं तेल के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और जो मिल्क प्लांट है वेरका मिल्क प्लांट अमृतसर, वेरका मिल्क प्लांट गुरदासपुर, वेरका मिल्क प्लांट लुधियाना, वेरका मिल्क प्लांट जालंधर, जो मोंटी कॉर्लस है कोई जो कपड़े बनाते हैं, जर्सी बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं लुधियाना में मोंटी कॉर्लस, और हीरो साइकिल, हीरो स्टील, वहां मैंने ट्रेनिंग दी। मुझे बताते हुए बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि पंजाब में एकमात्र रेल डिब्बा कारखाना है, रेल कोच फैक्ट्री, वहां मैं कम से कम 10 बार जाकर मैंने ट्रेनिंग दी है टीटीसी में। तो बड़े बड़े उद्योग जो हैं वहां जाकर, बड़े बड़े कारखाने जो हैं, फैक्ट्री हैं, वहां जाकर मुझे जब शिक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। और बहुत बार हमें ऐसे भी पदार्थ मिल जाते हैं जो हमने कभी खाए नहीं होते। मैं एक बार फ्लोर की जो फैक्ट्री है, क्रीम का फैक्ट्री है, वो बिस्कुट बनाती है। तो हम वहां ट्रेनिंग देने गए तो उन्होंने हमें 2 डिब्बे दिए, वो उठाए नहीं जा रहे थे। वो कार पर मुझे घर छोड़ने आए, जब डिब्बा खोला एक डिब्बे में तो बिस्कुट थे, वो तो हमने पहचान लिए। जो दूसरा डिब्बा था उसमें बोतलें थी, काहे की, शराब की नहीं थी जी, चटनी की थी, जो चटनी बनाते हैं। तो मैं जो मॉल है वहां जाकर वो ले गया डिब्बा और उनको पूछा कि ये कैसे खाना है। वो कहते रोटी चौपड़ कर खाएं और कोई आपके काम नहीं आएगा। तो जब बाहर जाते हैं उस समय मालूम होता है, तो हमें बहुत सम्मान मिला है। और एक और मैं फख्र की बात बताता हूँ, जो 2018 में पंजाब में प्रत्येक रोज 10, 12, 15 जो नौजवान है उनकी डेथ होनी शुरू हो गई। वो डेथ होती थी, जो वन विभाग है, जो हमारे जहाँ चिड़ियाघर है वहां जो जानवर है हाथी, उनको बेहोश करने के लिए जो दवाई थी फेंटालिन, वो किसी तस्कर है उसके हाथ लग गई। उसने वह दवाई नशेड़ियों को आगे सप्लाई कर दी। कहाँ हाथी 70 क्विंटल का, कहाँ 35 किलो का नशेड़ी। जब उसने टीका लगाया उसी समय उसने प्राण छोड़ दिए और सिरिंज जो है बाजू में ही लटकी रही। तो ऐसे जब जून 18 में ऐसे जो हादसे हुए, तो घटनाएं हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसका गहरा संज्ञान लिया और उन्होंने कहा स्पेशल टास्क फोर्स को कि इसको जो नकेल है, जो लगाम है, उसको लगाना चाहिए, इनको चेन को तोड़ें, सप्लाई को तोड़ें और काम करें। तो उन्होंने फिर 3 विभागों में उसको बांटा। पहले थे जो पुलिस विभाग, वह नशों को, नशेड़ियों को, जो नशा तस्कर थे उनको पकड़ती थी, जज के सामने पेश करती थी, उनको फिर सजा मिलती थी, वह सप्लाई टूटती थी, पुलिस वाले उसकी सप्लाई तोड़ देते थे। और दूसरा था कि जो हेल्थ विभाग है, वो जो नशेड़ी थे, नशे करते थे, उनको जो केंद्र है, नशा छुड़ाऊ केंद्र, वहां उनको जमा करते थे और उनका इलाज करते, उपचार करते थे, वह समाज में अपनी धारा में चले जाते थे। तीसरा था कि जो
हमारे पंजाब की एक कहावत है, पैर गर्म पेट नरम से ठंडा, ये आवे का डॉक्टर तो सिर च मारो डंडा। भी बिल्कुल सही। पैर चलते रहें, खाना जरूरत से कम खाएं और दिमाग को ठंडा रखें। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें, उनके मनों में नशे के प्रति इतनी हानियां बताएं कि वह नफरत उनके मन में भर जाए नशे के प्रति, वह कहें नहीं। कितना भी कोई प्यारा हो वो बच्चे को कहे ये नशा ले ले, बच्चा कहे नो। तो उसके लिए हमें जो थी जिम्मेवारी दी गई, हमें स्पेशल टास्क फोर्स के जो अब कल डीजीपी हैं श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू जी, उनके नेतृत्व में हमें जो जहां एसडीएम को, पीसीएस अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है मैगसीपा, वहां ले जाकर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी 2 दिन के लिए। फिर हमने आकर वहां से फिर जो जिला प्रबंधक अधिकारी थे, जो हमारा प्रशासन था, हमने उनको जो शिक्षा बताई हमने उनको बताई। फिर हमने जो तहसील एसडीएम लेवल पर सभी कर्मचारियों को बताया, फिर अध्यापकों को बताया, फिर हमने बच्चों को बताया, और जो नशा है उसके मारू प्रभाव बताते हुए हमने कहा कि नशा सबसे अधिक से अधिक जो अधिक वार करता है वो शिक्षा को प्रभावित करता है, उसको तहस नहस करता है। जब नशेड़ी लड़ता है तो वह अपनी पत्नी से लड़ता है, और 2 बच्चे पत्नी ले जाती है, 2 बच्चे पति के पास रह जाते हैं, पति रोटी पकाकर नहीं देता, उसके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, पत्नी जो वहां लेकर गई है वहां उनका दाखिला नहीं है, बच्चे वहां स्कूल नहीं जाते, और शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है। सबसे पहले नशेड़ी कहता है बच्चे को स्कूल में नहीं जाना, आपने कौन सा डीसी बनना है, मेरे साथ चलें, कारखाने आपको लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। वहां से वह पैसे लेकर शराब पी लेता है, नशे करता है। नशेड़ी का धर्म केवल नशा ही होता है। उसकी माँ को, उसकी बहन को कोई जो मर्जी कहे वह उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जो मैं बोलना तो नहीं चाहिए जैसे कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, ऐसे ही जो नशेड़ी है उस पर किसी की बात का असर नहीं होता। तो मैंने फिर कहा कि सबसे अधिक जो माँ है वो पिसती है, वह पिसती है। और मैंने बताया बच्चों को कि एक पाकिस्तान का कवि माँ की महत्ता लिखता है, जिस घर विच माँ नहीं हुंदी उस घर विच फिर कदे शान नहीं हुंदी, संतान मंग लवे जान उस तो ना नहीं हुंदी, माँ किसे काम नूं कर देवे हाँ रब तो ना नहीं हुंदी, जे माँ ही कर देवे ना ते रब तो भी हाँ नहीं हुंदी। जिस घर विच माँ नहीं हुंदी उस घर विच फिर कदे ठंडी छां नहीं हुंदी। मैं कहा अजिहा पात्र जिहड़ा है ਉਹ खुस जाता बच्चों तो, इसलिए सानू नशियां तो जिहड़ा है वो बचना चाहिए है। तो बच्चे जिहड़े सी वो रो पैंदे सी, जो मैडम जो अध्यापकाएं थी वह भी रो पड़ती थी, कहते सर आप इतना बच्चों को प्रभावशाली बताते हैं, और फिर बच्चे प्रण करते थे कि हम और हमारा समाज है उसको नशा नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसे मैंने जो बड़ी प्रोग्राम है स्कूलों में चलता है से नो टू ड्रग्स, उसका मास्टर ट्रेनर होने के नाते, डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर होते नाते मैंने बहुत से स्कूलों में जाकर मैंने काम किया, जिसके लिए मुझे प्रशंसा पत्र मिले। पंजाब सरकार ने मुझे द बेस्ट टीचर ऑफ पंजाब 2010 में दिया। जो रेड क्रॉस है उन्होंने स्टेट लेवल में मुझे बुलाकर मुझे अवार्ड दिया, और मुझे बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है। जलंधर में 12 डिप्टी कमिश्नर जो डीसी साहब आए उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और मैंने 5 बार जो गवर्नर हाउस है, राज्यपाल हाउस है, राजभवन है, वहां जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
इसका कारण यही है कि मैंने जो रेड क्रॉस है उसका काम किया, समाज का काम किया, और मैंने समाज के लिए अच्छा काम किया। उनकी जो दिशा थी उनको सुधारने के लिए मैंने काम किया, और मुझे सरकार ने अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाकर 5 सितंबर 2010 को शिक्षक दिवस पर मुझे स्टेट लेवल का राज्य पुरस्कार जो है वो दिया। राज्य पुरस्कार मिलने के बाद मेरी जो सेवाएं थी वो और बढ़ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई उपाधि मिलती है लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो फिर मैंने डेरा सचखंड बल्ला संत महाराज जी, उनके लिए मैंने काम किया। जो हमारे समाज में संत सम्मेलन होते हैं, मैं वहाँ स्टेट सेक्रेटरी का काम करता हूँ, और जो समाज हमारा इतना पैसा लगाता है समागमों पर, उसका जो आउटपुट है वो नहीं निकलती, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ शिक्षित लोगों की गिनती जो है वह कम होती है। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी गिनती अधिक होती है। इसलिए मैंने वहाँ का काम करना शुरू किया कि हमारे समाज में इतने पैसे लगते हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो है वो जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। उसका परिणाम ये निकला कि महाराज की जो प्रवचन है वो लोगों ने ध्यान से सुनना शुरू किया, और जब हमारे हमारी कमेटी के जो अधिकार थे उनको छीनने की बात की, तो हमारे समाज में आंदोलन हुआ। और आप 2 अप्रैल 2018 का और संत रामानंद महाराज का जब शहीदी हुआ 25 मई 2009 को, जो इतना बड़ा हमारे समाज में विरोध हुआ, जो आक्रोश हुआ, वो आपको मालूम है। जब तुगलकाबाद में हमारा मंदिर ढाया गया तो उसका जो विरोध किया है वो इसीलिए हुआ है, लोगों को हमने जो उनके अधिकार है उनके बारे में बताया कि हम गुलाम नहीं है। जब किसी गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दे, वह आजाद होने के लिए यत्न करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया। तो हम लोगों को श्री गुरु रविदास महाराज जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनके जो संदेश हैं, जब हम संगत है उनको सुनाते हैं, महाराज जी जब प्रवचन करते हैं, उनके जो संदेश हैं उनको समाज में हम जब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। यही जो शिक्षक है उसका यही काम है कि समाज में जागरूकता लाना चाहिए। तो मैंने ये काम किया। मैंने लेख लिखे, पंजाबी जो अजीत अखबार है, जो नवा जमाना है, और सच का सूरज जो हमारा मैगजीन निकलता है। जलंधर में से एक आपने भी शायद पढ़ा हो, पंजाबी का सम्राट अखबार था, साप्ताहिक अखबार, उसमें मैं जो स्तंभ लिखता था साप्ताहिक, बहुत मैंने पंजाब ग्रीन वो लेख जो थे उनमें मैंने लेख लिखे। तो वो लेख पंजाब जो जागृति है, पंजाब सरकार का मैगजीन, उसमें भी मैंने लेख लिखे। वो लेख जब लोगों ने पढ़े तो उनका जो जवाब आता है, लेटर आते हैं संपादक को, उन्होंने मेरे जो लेख लिखे होते हैं उनके बारे में उन्होंने जो खुशी जाहिर की थे, मुझे सुकून मिलता है। हमारा संतों का रसाला है जो त्रैभाषी है, बेगमपुरा शहर, उसके लिए भी मैंने लिखा है, उसके में लेख आते हैं। और हमें अवश्य काम करना चाहिए। अभी मैंने लेख लिखा था, जो लास्ट एडिशन निकला है, उसमें लेख लिखा था कि जीवन बचाओ पौधे लगाओ। उसका जब मैंने उसका अंत किया तो उसमें लिखा था, ए कर्त घन इतना तो कर्म कमा जा, जितनी लकड़ी से सड़ना है इतने तो वृक्ष लगा जा। तो हमें हमारे समाज के लिए दिन रात काम करना चाहिए। और हमारे समाज में जो ये ठीक है,
सांप कुंज छड़ बिख न छड़, संत प्राण छड़ संत ताई न छड़। जो संत है वह कभी अच्छी बात को त्याग नहीं करते, जो बुरे लोग हैं वो अपनी बुराई को नहीं त्यागते, परंतु बुराई को अच्छाई से ही जीता जाता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि बुरे लोग हैं वो हमसे सीख लें और अपना जीवन जो है वो अच्छा गुजारें। एक अध्यापक का यही क्रम है, कार्यक्रम, जिंदगी का एक लक्ष्य होता है कि आप जगह दूसरों को जगाए। एक जोत से अन्य जोत जगती है, परंतु जोत जो है स्वयं जलनी चाहिए। स्वयं की बत्ती जलेगी तभी इर्द गिर्द जो है वो उजाला होगा। एक मैंने आपको बताते हुए खुशी होगी कि मैंने 1981 में बाइबल का डिप्लोमा किया। उसी में भी लिखा है, उसी में लिखा है कि जब किसी के पास जाएं, किसी के फंक्शन में जाएं, दूर बैठे, दूर बैठे। जब आपके ऊपर उसकी निगाह पड़ेगी तो वह कहेगा आप यहाँ के बैठे, आगे आकर बैठे, आपका दूसरों में सम्मान होगा। परंतु जब आप पहली सीट पर बैठ जाएंगे, हो सकता है आपसे अधिक शख्सियत वाले को व्यक्ति को बुलाया हो, जिसकी हैसियत अधिक हो, तो वह आपको कहेगा उठकर पीछे बैठ जाए, जहां इन्होंने बैठना, तब आपकी हानि होती है, आपका अपमान होता है। इसीलिए हमें हमेशा ही जब पब्लिक में जाएं तो पीछे बैठने की प्रयास करें, चेष्टा करें, तब कि हमारा मान सम्मान है वो बचा रहे। रात्रि जो है वो अधिक हो गई और फिर कभी आपने याद किया तो हम स्वयं फिर आपके साथ और बातें करेंगे। और मैंने गाना लिखा था, उसकी 2 पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है जी। हाँ, बच्चों का गाना लिखा था, तो उसमें लिखा है जो बच्चे हैं वो माता पिता का पैसा खूह में डाल देते हैं, कुएं में डाल देते हैं। तो माँ बाप कहते हैं कपड़ा मंगे तेनू कपड़ा दईए, नाल किताबां कापी, ओए हर एक औकड़ तेरी पूरी करिए, जेड़ी तेनू जापी, फिर तेरा पेपरां च क्यों नहीं लगदा, फिर तेरा पेपरां च क्यों नहीं लगदा, पास होण जिन्ना नंबरां दा जोड़ना, खून ते पसीने दी कमाई मेरी पुत्रा, एवें पानियां दे वांग तू वे रोड़ना, एवें पानियां दे वांग तू वे रोड़ना, खातर तेरी दिन रात पै असी टुट टुट के मरदे, ओए 24 घंटे काम करा के मालक फेर ना खलासी कर दे, सब कुछ तेरे पिछे जरिए, सानू उन्हां नू बुलाउण दी भी लोड़ ना, खून ते पसीने दी कमाई मेरी पुत्रा, एवें पानियां दे वांग तू वे रोड़ना, एवें पानियां दे वांग तू वे रोड़ना, ओए हो गया फेल जे पुत्रा वैसी मन लांगे रब दा पाना, आपे तैनू पता भी लग जू जदों हथी पऊ कमाना, साडे सुपनियां दी साडे ही तू सामने, गिची उतो धौण तू मरोड़ना, खून ते पसीने दी कमाई मेरी पुत्रा, एवें पानियां दे वांग तू भी रोड़ना, एवें पानियां दे वांग तू भी रोड़ना, एवें पानियां दे वांग तू भी। बहुत बढ़िया सोमराज जी, आपने आज रंग लगा दिए, आनंद कर दिया। और मैं तो यही देखता रहा कि हमारी जिंदगी मैचिंग करती है। और सेम है आपसे बात करके, और एक जगह आपको सुनने का अवसर मिला था, हालांकि मैं उस समय आपसे मिलना चाहता था, लेकिन क्योंकि ठीक है। बाहर से आए थे उस समय आप ज्यादा समय रुक नहीं पाए, और मेरा ख्याल है खाना भी नहीं खा के गए या कुछ ऐसा था, जल्दी थी आपको। तो सुजानपुर की बात है जी। हाँ जी, तो पठानकोट के पास थी सुजानपुर। जो हाँ मैंने फिर आपका नंबर लिया और आपसे संपर्क किया,
और पूरा घंटे सवा घंटे का आपका जो वक्तव्य था वो मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना था और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और बड़ी इच्छा थी आपको और भी सुनने की, लेकिन वो स्टेज का प्रोग्राम था आपका मुख्य वक्ता के रूप में, लेकिन ये है आपका स्वयं वक्ता के रूप में आज आपने अपना परिचय इस चैनल के लिए हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए दिया। और मालूम है कि अभी आप बहुत व्यस्त थे, काफी दिनों से मैं ये समझ लो आपको मैं परेशानी कर रहा था, फिर भी आज आपने समय निकाला हमारे लिए। और निश्चित रूप से आपने जिस तरीके से, जिस प्यार से, मोहब्बत से बात बताई है, एक शब्द मेरे को याद आता है गुरुदेव, कि एक तो गुरु होता है जो स्ट्रिक्टली शिक्षा देता है, स्टिक से, हाँ जी। और एक होता है सिस्टेमेटिक ढंग से। तो आप स्टिक वाले नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाले रहे। और निश्चित रूप से यही कारण है कि जिस काम को करना है खुश होकर के करिए। मैं अपने लिए काम नहीं करता, अपनी खुशी के लिए नहीं करता, किसी की खुशी के लिए नहीं करता, खुश होकर के करता हूँ। इससे हमें दोनों को लाभ मिलता है, मेरे को भी लाभ मिलता है, खुशी मिलती है, दूसरे को भी मिलती है, और तीसरा एक आदमी और होता है उसको भी खुशी मिलती है जो हमें काम करते हुए देख रहा है। तो ये सारी बातें हैं आपके जीवन की, जो सुनेंगे हमारे दर्शक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगे अपना बहुत ही अच्छा मार्ग चुनेंगे। एक बात मेरे को महात्मा बुद्ध की याद आई, आपने अभी लास्ट में एक बात कही थी, वो मैं 2 लाइनों में संपन्न करना चाहूंगा। अंगुलीमाल जब महात्मा बुद्ध के पीछे पड़ गया मारने के लिए, तो सब लोगों ने रोका महात्मा बुद्ध को, भी उधर से मत जाइए, अंगुलीमाल मार देगा आपको, उंगली अपने गले में पहनता है वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाना ही है मेरे को। तो अंगुलीमाल पीछे पीछे भागा जा रहा है, महात्मा बुद्ध आगे आगे आराम से चल रहे हैं, तो वो पीछे आवाज लगा रहा है, रुको 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 रुको। महात्मा बुद्ध रुक गए, पीछे मुड़ करके देखा, वो निर्भीक आके खड़ा हो गया। कहते कि मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे से तो लोग कांपते हैं नाम से। कहते कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? हाँ लेकिन मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? अगर इससे बड़ी शिक्षा मिली, मारना कोई उपाय नहीं है, सुधारना सबसे बड़ा उपाय होता है। और ये गुरु का कर्तव्य आपने बखूबी निभाया। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम आपने किए हैं जो लोकहितकारी हैं और अभी भी आप जुड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट सहज चर्चा में भाग लिया। सोमराज जी को मैं, अंतम अंतम शब्द बोलना चाहता हूँ। हाँ अंतम बिल्कुल, शब्द, मैं वही आता था। हाँ अंतम शब्द। एक तो मेरा जो जीवन है वो ब्लैंक चेक है, इसमें आप जितना मर्जी भर लें आपको कैश हो जाएगा। तो सभी क्या को बात ऐसे ही जो पे बैक टू द सोसाइटी होना चाहिए। दूसरा, आपने भगवान बुद्ध जी का नाम लिया, मैं वही बात फिर दोहराता हूँ कि फूलों की खुशबू उधर को जाती है जिधर को हवा चलती है। चलती है। फूलों की खुशबू उधर को जाती है जिधर को हवा जाती है, परंतु महापुरुषों की खुशबू सभी ओर जाती है, भले ही उधर को हवा जाए और ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और कोई विशेष कोई बात आपकी रह गई हो तो साझी करें। वैसे तो ये है, जो मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके लिए मेरी जो धर्म पत्नी है वो स्वयं एक अध्यापक है, वो सेंटर है टीचर सेवा निवृत्त है, उनका योगदान है। उसने घर संभाला हुआ है। सतगुरु धन्ना जी लिखते हैं, घर की गीहन चंगी
ਜਨ ਧੰਨਾ लेवे मंगी। ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ मेरी धर्म पत्नी है जो उस कुलवीर कौर, उसका मेरे में 100% योगदान है और उसने कभी भी मुझे मना नहीं किया कि आप फलां प्रोग्राम में ना जाएं, वहाँ ना जाएं। और मेरे बच्चे हैं, एक ही लड़का है और मेरी एक पुत्र बधू है रमनदीप कौर, मेरा लड़का है गुरिंदर कुमार। वो कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। और मैं अपने पड़ोसी सरदार हजारा सिंह जी जो एक ग्रंथी हैं महाराज के, उनके घर में बैठकर ये जो बोल रहा हूँ, मेरा सामने घर है, यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि एक तो पंखा चल रहा है, एक लाइट मिल रही है और यहाँ वाईफाई की सुविधा है। तो इसलिए हमारे पड़ोसी भले ही 9 बजे सो जाते हैं, परंतु उन्होंने नहीं कहा कि बस करे। हो सकता है मेरी धर्मपत्नी आपका कहती है वे सोना है बस करे, परंतु जो मेरे पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं और हमेशा ही मुझसे ज्ञान जो है शेयर करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। हमारा पड़ोस जो है बहुत अच्छा है, कभी किसी के साथ कोई भी गिला जो है नहीं रहा। इसी प्रकार मनुष्य को लव इज गॉड, इस सिद्धांत पारी बात जो है करनी चाहिए। साच कहूँ सुन ले सब जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो शब्द है वही हम दोहराते हुए, जो गुरु रविदास महाराज के शब्द है, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन कहो रविदास छूट वो कवन गुण। जो कोई भी व्यक्ति किसी हथियार से नहीं डरता, किसी की धन संपत्ति से नहीं डरता, वह डरता प्रेम से है, प्रेम से ही बंधा जाता है। इसलिए सभी को प्रेम ही करना चाहिए। सभी को मेरा सा प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। यदि कोई शब्द इधर उधर हो गया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं पंजाबी का माध्यम में पढ़ा हुआ हूँ और हिंदी में पढ़ाता रहा हूँ और कभी कभी लाल हिंदी में बोल जाते हैं, तो जैसा शब्द हुआ उसको सुनकर स्वीकार करना। गलती हो जाती है, गलतियों को माफ करना जो है वो श्रोतागण का एक बहुत बड़ा गुण होता है, तो करना चाहिए। किसी के मन को कटु वचन लगा हुआ उससे हम क्षमा चाहते हैं। ये केवल दूसरों को ज्ञान देने के लिए था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं था। इसलिए ज्ञान पर ही केंद्रित रहना चाहिए। तो हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको और आशीर्वाद दे और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे। सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव। हाँ जी, पवन वाइफ मनील कुमार फगवाड़ा से आपको नमस्ते लिखते हैं और नमस्कार। अभी सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हुआ बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाला अनमोल बातों के लिए। नमस्कार। थैंक यू।